अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज ना काफ़ी टाइम के बाद मैंने मोबाइल उठाया है व्लॉग बनाने के लिए, प्रॉपर व्लॉग। मैंने लास्ट व्लॉग आई थिंक 2 महीने पहले शायद को डाला था। हाँ, 9-10 मुहर्रम रोज़े की जो प्रिपरेशन करनी थी ना, उसका डाला था। इसके बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। मैं हर बार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ कि आज काफ़ी टाइम बाद कैमरा उठाया, आज काफ़ी टाइम बाद कोई ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैं क्यों जो है वो इतना लेट कैमरा उठाती हूँ, क्यों मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्यों नहीं मैं ब्लॉग बना पाती हूँ और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। थोड़ा सा ना ये पर्सनल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि ना मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो रही है कि मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए। बट फिर मैं सोचती हूँ कि क्या पता यार, मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनको ना ये सब फेस करना पड़ता होगा, और शायद मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ हेल्प हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ना बात करेंगे कि लाइफ आफ्टर कमिंग टू सऊदीया एंड लाइफ बिफोर कमिंग टू सऊदीया, कैसी थी पाकिस्तान में लाइफ और कैसी है यहाँ लाइफ आने के बाद। अच्छा, बहुत अच्छा सुनने में लगता है यार, बाहर जाएंगे कितनी अच्छी लाइफ हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, बिल्कुल मस्त। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो सऊदीया में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच 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 बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं आज बात करने लगी हूँ जी लाइफ बिफोर कमिंग टू सऊदीया एंड लाइफ आफ्टर कमिंग टू सऊदीया, कि मेरी लाइफ में सऊदी आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन सी हार्डशिप मैंने फेस करी है यहाँ आने के बाद, और कौन सा स्ट्रगलिंग फेस मेरी लाइफ से मैंने पास किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाती हूँ, ना मैं कोई ब्लॉग कर पाती हूँ। तो आज हम ना इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अच्छा जी, मैं थोड़ा ना स्टोरी टाइम करने वाली हूँ। तो ये स्टार्ट होती है बात तकरीबन 6 से 7 महीने पहले। जब मेरी दूसरी वाली बेटी पैदा हुई थी तो इसके बाद हम लोग फ़ौरन ही यहाँ पर आ गए थे। वो छोटी सी थी, 2.5 महीने की थी, तब हम लोग यहाँ सऊदी आ गए थे। तो तब मैंने अंदाज़ा नहीं किया था कि यार लाइफ जो है ना वो इतनी टफ़ होने वाली है आगे। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं 3 साल बाद वापस अपने घर आ रही थी। तो मैंने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे यार कि मैं जो है ना अपने घर जाऊँगी, अपना घर सेट करूँगी, शॉपिंग करूँगी, अपने घर को डेकोरेट करूँगी। लेकिन वो हम ना हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ यहाँ आने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद ना लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। वहाँ पाकिस्तान में क्या था कि अम्मी थी, मेरी भाभी, तो सब लोग होते थे, मेरे बच्चों को देख लेते थे। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो पीछे मेरी अम्मी भाभी मेरे बच्चों का ख्याल कर लेते थे। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे कोई किसी भी चीज़ का, आपको पता है 10 काम होता है, किसी भी चीज़ के लिए जाना है तो पीछे ना मेरे बच्चों को टेक केयर कर लेते थे। या अगर मैं कोई किचन में काम कर रही हूँ या मैं कोई अपना ज़ाती पर्सनल काम कर रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए ना मुझे परेशानी नहीं होती थी कि मैं मेरे बच्चों को मैं अकेले छोड़ के जा रही हूँ और पीछे से वो शरारत करेंगे या कोई नुकसान ना हो जाए। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। तो जो सबसे पहला चैलेंज मुझे यहाँ की फेस करना पड़ा वो तो ये था कि यहाँ बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। जब बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था तो ऑब्वियसली मैंने खुद ही उनको देखना होता था पूरा पूरा दिन। और यहाँ जब मैं आई थी ना, तो मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, वो माशाल्लाह चलती थी, उसको शरारतें करने का पता लग रहा था, वो शरारतें करना शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ आने के बाद उसको हर चीज़ फ्री मिली। और यहाँ पे ना कोई ऐसा भी नहीं था। वहाँ मेरी अम्मी क्या करती थी कि हर चीज़ को ऊपर रखना, समेटना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं 3 साल बाद आई थी। तो मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि मैं कहीं नहीं जा सकती थी। मैं इनफैक्ट कमरे से किचन में भी नहीं आ पाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जी पीछे मेरे बच्चे कोई शरारत ना कर दें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि बच्चों को देखने वाला कोई भी नहीं था। दूसरा चैलेंज ये होता था कि चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे अपने सारे काम खुद करने हैं। तो पाकिस्तान में क्या था कि जी अम्मी थी, मैं बीमार होती थी, मुझे कोई भी इशू होता था ना तो वो मेरे बच्चों को भी देख लेती थी। मुझे चाय बना के देना, मुझे खाना देना, वो मुझे मिल जाता था। बट यहाँ पे मुझ पर जिम्मेदारियाँ डबल ट्रिपल हो गई। फिर मुझे यहाँ पे ये टेंशन होती थी कि मैंने टाइम पे खाना रेडी करना है, मैंने खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है। मेरे हस्बैंड भी जॉब से आने वाले होते थे, तो मैं सोचती थी कि यार फटाफट सारे काम होने चाहिए, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता एटलीस्ट खाना तो टाइम पे रेडी हो। बट मेरा खाना भी टाइम पर रेडी नहीं हो पाता था स्टार्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे रोते थे, उनको, वो इतने छोटे हैं,
उस टाइम पे तो वो और ज़्यादा छोटे थे, उनको नहीं पता था कि कौन सा टाइम है। जब वो किसी भी टाइम रोना शुरू कर देते थे, उनको दूध भी चाहिए होता था, उनको खाना भी चाहिए, कभी कोई पॉटी कर रहा है, पैम्पर चेंज करना है, तो मैं रोती थी। लिटरली गाइस, मैं इतना रोती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मतलब मुझे अपनी रूटीन बनाने ही नहीं आ रहा था। और फिर बीच में आ गए रमज़ान। तो जब रमज़ान हुए आए तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी टाइम ऐसा हो गया कि वो जो है ना, रात में उनकी शिफ्ट होती थी, तो वो रात में आते थे, तो फिर वो सहरी करने के बाद सोते थे। तो फिर मैंने अपने बच्चों की भी रूटीन ऐसी सेट कर ली। जब रमज़ान ख़त्म हुआ, जब मेरे हस्बैंड की रूटीन, तो फिर से वो वही वाली हो गई, सुबह जाने वाली और रात में आने वाली। बट मेरे बच्चों को जागने की आदत हो गई रात में, जिसका मुझे इतना नुकसान हुआ। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे बच्चे मुझे रात रात भर जगाने लगे। अब मेरे बच्चों की रूटीन ही नहीं बन पाती है कि वो जल्दी सोएं। उनको आदत हो चुकी है रात रात भर जागने की, और वो मुझे भी साथ में जगाते हैं, और मैं जागती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे तो बच्चों की टेक केयर करनी है। हस्बैंड की भी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि बच्चे तंग करते हैं, उनको भी सोने नहीं देते। ये चीज़, फिर यहाँ पे जो वेदर है वो इतना डिप्रेसिंग होता है ना गाइस, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर कि ना तो आप डेली पार्क जा सकते हैं बच्चों को लेके, ना आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, बस आप एसी वाली जगहों पे जा सकते हैं। तो बंदे को ना वैसी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे लास्ट कुछ मंथ में इतनी बैड फीलिंग्स आने लगी, इतना मैं रोती थी, इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। मुझे लगता था कि बस मैं अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ एंड हो रही है। आई डोंट नो इस ये क्या थी फीलिंग्स, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पहले बस नाम एक सुनते थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और लेकिन जो अब पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है कि हाँ भाई, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक चीज़ होती है जो बहुत ही ख़तरनाक होती है। अल्लाह माफ़ करे, डिप्रेशन तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन ये भी एक किसी बला का नाम है जो अगर चिमड़ जाए ना किसी औरत को, तो वो बड़ी मुश्किलों से जान छोड़ती है। कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, कभी महीनों लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर उससे वो मुझे एक फेस मेरी लाइफ में आया जिसे मुझे देखना पड़ा। फिर जी, मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। पहले यहाँ आते ही मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पहले मैं बीमार हुई, मेरे बच्चे बीमार हुए, मेरे हस्बैंड, भाई, सब हम घर वाले बीमार हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, उससे हमारी जान छूटी, तो बीच में केजी फेज़ आ गया। तो खैर इतनी ज़्यादा हार्डशिप आई, इतनी ज़्यादा हार्डशिप आई, मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाकर कंटिन्यूस व्लॉग करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर आउटिंग, खाना पीना, डाइनिंग, हम हर चीज़ करते हैं। बट वो जो एक प्रॉपर व्लॉग करना होता है ना, वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे मुझे व्लॉग नहीं करने देते हैं। प्लस यहाँ का वेदर ऐसा है, मैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं एक्सक्यूज़ेस दे रही हूँ, बट गाइज ऐसा नहीं है। अभी ये वाला व्लॉग करने के लिए भी मैंने 10 बार जगहें चेंज की हैं अपनी, क्योंकि बच्चे आते हैं, कभी कोई मोबाइल पकड़ लेता है, कभी कोई ट्राइपॉड पकड़ लेता है, कभी कोई लाइट हिलाता है, कभी कोई, तो मैं नहीं कर पाती। इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, अधूरे छोड़ दिए हैं, या फिर मैंने उनको डिलीट कर दिया क्योंकि वो बन ही नहीं पाते हैं, और फिर वो बहुत डिले भी हो जाते हैं। तो मैं इस तरह जो है ना अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाती उनको कंप्लीट करने में, उनको अपलोड करने में। और आपको पता है कि एडिटिंग करना जो है वो एक फुल टास्क होता है। अगर आपने वो टास्क नहीं किया ना कंप्लीट टाइम पे, तो फिर व्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, इतने पुराने पुराने व्लॉग्स आप बनाएंगे। तो बस ये कुछ ही सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाती। अच्छा, हमने बात की थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जो औरतें इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं कि आपको एंजाइटी होती है, आपको फेयर ऑफ डेथ होता है, आपको जो है ना, अच्छा, मदरहुड के बाद आपको एक चीज़ जो आपकी बहुत कॉमन हो जाती है, वो फेयर्स होते हैं आपके, कि भाई आप जो है ना, आपके अंदर डर, नए नए डर जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ वो भी हुआ, मैं हर चीज़ से इतना डरने लग गई थी, पता नहीं क्या था वो फीलिंग। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरा दिल करता था बस मैं पाकिस्तान चली जाऊँ अपनी अम्मी के पास, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती थी ना। तो खैर मैं इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत बैड टाइम था जिससे मैं गुजरी। मुझे हर चीज़ बहुत ना, डिस्कनेक्शन हर चीज़ से फ़ील होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है मैं उस चीज़ से निकल आई हूँ, मैंने अपने ऊपर काम किया है। और अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रही हैं, अगर आपको लगता है कि यार ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा है और ज़िंदगी बहुत टफ़ हो गई है, आपको रोना आता है, तो आप अच्छे लोगों में बैठने की कोशिश करें। आप अच्छी चीज़ों की, अगर आप लेट उठते हैं तो आप जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप बाहर नहीं जाते तो आप बाहर जाएं, थोड़ा वॉक करें, अपने आप को टाइम दें। मैं इतनी कोशिश करती हूँ मैं बाहर जाऊँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे हब्स इतनी गर्मी होती है। मैं तो दुआएं कर रही हूँ कि जल्दी से सर्दी का मौसम आए ताकि मैं बाहर जाऊँ, वॉक करूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि हाँ हम वॉक पे जाएंगे, और सिर्फ वॉक इसलिए डिसकंटिन्यू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना,
मौसम बहुत ख़राब होता है। तो वॉक करें, वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज से तो मैं कहती हूँ आपको जितना सुकून मिलेगा ना वो आपकी सोच है। तो कुरान शरीफ पढ़ें, हेल्दी हैबिट्स को आप अपनाएं। आप इसी तरह बाहर आ सकते हैं, इससे निकलने का यही तरीका है। कभी भी आप थेरेपीज़ पे ना, मतलब थेरेपीज़ पे तो आप जाएं लेकिन आप मेडिसिन पे ना जाएं, क्योंकि जो मेडिकेशन होती हैं समटाइम वो इतनी सीवियर हो जाती हैं कि वो आपकी बीमारी को कम करने के बजाय ना बढ़ा देती हैं। क्योंकि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं आपने उनको टेक केयर भी करना है, वो तंग भी करेंगे आपको, वो सताएंगे भी, वो सारे काम करेंगे वो, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन आपने इससे किस तरह डील करना है वो आपको बेहतर पता होता है। तो मैंने भी अपने आप पर काम करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ को कभी छोड़ नहीं सकती। तो बस मैं ये हेल्दी हैबिट्स अपनाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। जब तक सर्दियाँ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली जो है वो फिर मैं अपनी इन हैबिट्स पर काम करूँगी। तब तक जैसा चल रहा है लाइफ को चलने देते हैं। और हाँ, मदरहुड टफ है बट उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी है। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माओं के कदमों तले जन्नत रखी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने माओं से बहुत मुश्किल काम लेने होते हैं। तो बस बच्चे भी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी का पार्ट है, अगर वो ना हो तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो हर चीज़ को एंजॉय करें, हर टाइम को एंजॉय करें। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, कुछ डार्क फेसेस आते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि उन डार्क फेसेस से जल्द निकला जाए। हिम्मत मत हारा करें। अगर आपने हिम्मत हार दी तो वो डार्क फेस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। जिस तरह खुशी के दिन लंबे नहीं होते, इस तरह दुख के दिन भी जो है वो लंबे नहीं होते। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, हर चीज़ जो है ना वो उसका एक एंड होता है। तो आप भी काम करें अपने ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करें, अपने आप को थोड़ा थोड़ा वक्त दें, चाहे दिन का 10 मिनट ही सही अपने आप को वक्त दें, ताकि आपके अंदर एक बेहतर चेंज आ रहा, आप अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकें। तो बस यही तक था आज का मेरा ब्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।